तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू अपना प्राइम। ये है अपोथेकेरी प्रिंस का एक और एपिसोड। तो पिछले एपिसोड के अंत में देखा था एंड्रयू ने अपने सारे कैसल बेच दिए हैं, लेकिन इस एपिसोड के स्टार्टिंग में चलता है असल में उसने कैसल नहीं बेचे हैं, केवल कैसल के जितना सामान था वो सारा सामान बेच दिया है। क्योंकि कैसल बेचने के लिए उसको अपने फादर से परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके खुद के पास में इतने अधिकार नहीं है कि वो सीधे सीधे महलों को बेच सके, लेकिन सामान बेचने के लिए उससे किसी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। उसने केवल सामान बेचा है। और अब इस समय यही सारी खबरें आग की तरह चारों तरफ फैलना शुरू हो चुकी है। काफी सारे लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि किस तरीके से उनके प्रिंस ने केवल एक क्लिनिक को चलाए रखने के लिए अपना सारा सामान बेच दिया। वो चाहता है लोगों का इलाज करना, फ्री में इलाज करना। उनके पास पैसों की कमी हो चुकी थी। वो चाहते तो पेशेंट से पैसे मांग सकते थे, लेकिन ये करने के बजाय उन्होंने अपना खुद का सामान बेचा है। मतलब वो बहुत ज्यादा महान है, उनसे शानदार इंसान कोई भी नहीं हो सकता। इसी बारे में सब जगह बात चल रही होती है। एक दूसरा बंदा बोलता है, हाँ बिल्कुल, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमारा प्रिंस कब्जे तो कमाल का है, उससे कमाल का कोई भी नहीं हो सकता। उसने जिस तरीके से इस फ्री सेवा को शुरू करके रखा है और आगे लंबे टाइम तक इसको चालू रखना चाहता है, वो काफी कमाल का है। उन्होंने अपना खुद का सामान बेचा है ताकि सेवा कंटिन्यू रखा जा सके। वो काफी कमाल के हैं। अब से पहले हमने कभी भी इस तरह कोई प्रिंस नहीं देखा है। और इसी तरीके से एंड्रयू की लगातार तारीफ चल रही होती है। सबके सब एंड्रयू के नाम पे गुणगान गा रहे होते हैं। वही दूसरी तरफ एंड्रयू जो कि अपने कैसल के अंदर बैठा हुआ है, उसके दिमाग में भी केवल एक ही बात चल रही होती है, ये सारी फ्री सेवा जो कि इन सारे बेकार के लोगों को प्रोवाइड कर रहा है, इसको बंद करना पड़ेगा। गरीबों का इलाज नहीं किया जाएगा, अमीरों का इलाज करेंगे और जितना जितना हो सके उतने पैसों को वसूल किया जाएगा। सारा पैसा जो कि इस क्लिनिक के ऊपर लगाया गया है उसको वसूल करेंगे ताकि इस हॉस्पिटल को लंबे टाइम में चलाया जा सके। इस समय एंड्रयू ने काफी कुछ सोच के रखा है। उसने सोचा है कि जितने भी लोग उसके पास में इलाज कराने के लिए आएंगे उन सभी का फ्री में इलाज किया जाएगा, लेकिन अगर उनको किसी भी तरह से कोई मेडिसिन चाहिए तो उस मेडिसिन के पैसे लिए जाएंगे। एंड्रयू जब इस प्लान के बारे में बात कर रहा है तब डामेन और ये अकाउंटेंट दोनों जगह मौजूद है। और अकाउंटेंट को ये प्लान समझ में नहीं आता, जो कि दोहरे पैसे कमाने का मौका मिल रहा है तो एक ही तरह से पैसे क्यों कमा रहे हैं, हम फीस के तौर पे पैसे ले सकते हैं। इसके लिए एंड्रयू साफ ना कर देता है, क्योंकि वो चाहता है जितने ज्यादा लोग हो सके उतने ज्यादा लोग उसका इलाज करने के लिए आए। अगर फीस के पैसे वसूल किए जाएंगे तो वो लोग आना ही बंद कर देंगे। अगर फीस फ्री रहेगी तो लोगों को लगेगा एक बार इलाज करने चल जाते हैं, और जब एक बार वो सारे पेशेंट जान में फंस चुके होंगे, वो हॉस्पिटल के अंदर आ चुके होंगे, तब उनके सामने सारी दवाइयों को लेके जाया जाएगा, उनके सामने प्रमोट किया जाएगा और तब वो अपने आप ही उन सारी दवाइयों की तरफ आकर्षित होंगे उनको खरीदने के लिए। और इस तरीके से एक अच्छी बिक्री होने वाली है। और इसके अलावा एंड्रयू के पास में एक बैकअप प्लान भी है। जितने भी अमीर लोग उसके साथ अपना इलाज करने के लिए आने वाले हैं उनसे ज्यादा पैसे वसूल करने पड़ेंगे, लेकिन अगर उन सभी के सामने सेम दवाई को लेके जाएंगे तो कोई भी सेम दवाई के लिए ज्यादा पैसा नहीं देगा। तो इसलिए जितने अमीर लोग आएंगे उनके पास में उतना लग्जरी तरीके से उन सारी दवाई को लेके जाया जाएगा। भले ही दवाई सेम होगी लेकिन उसको प्रेजेंट करने का तरीका अलग होगा, जिससे उनको लगेगा उनको जो दवाई दी जा रही है वो ज्यादा एक्सपेंसिव है और वो ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार हो जाएंगे। वही गरीबों के सामने उस दवाई को अलग तरीके से लेके जाएंगे ताकि वो सस्ते में दवाई को खरीद सके। और इसके अलावा एंड्रयू ने एक और दवाई के इन्वेंशन के बारे में सोच के रखा है। असल में एक स्पेशल दवाई है जो कि कोरिया के अंदर अक्सर ही खाई जाती है। अगर उनको कोई बीमारी नहीं भी हो तो भी उस तरह की दवाई को खा लेते हैं। ये दवाई उनकी बॉडी के अंदर जिस भी तरह की बीमारी होती है उसके ऊपर इफेक्ट डालती है। इस समय एंड्रयू का सोचना यह है, अगर वो किसी तरीके से इस दवाई को क्रिएट कर देता है और जितने भी नोबल लोग हैं केवल उन लोग इन दवाई को बेचता है तो जरूर से इन दवाई के बदले में वो एक बहुत बड़ी कीमत देने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन इस समय जो अकाउंटेंट और डामेन नीचे मौजूद है उनको विश्वास नहीं होता कि इस तरह की दवाई एग्जिस्ट भी कर सकती है। इन लोगों के साथ जितनी भी दवाई होती है उन सभी को साइड इफेक्ट तो होता ही है, लेकिन अगर ऐसी कोई दवाई एग्जिस्ट करती हो जो कि हर रोज खाई जा सके और कोई साइड इफेक्ट भी ना हो तो ऐसी दवाई को बनाना बहुत मुश्किल पड़ेगा। और अब इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है। हम कुछ देर बाद में एंड्रयू और डामेन को दिखते हैं, जहां पर एंड्रयू डामेन को बता रहा होता है कि जो दवाई के बारे में भी वो बात कर रहा था उस दवाई को क्रिएट करने के लिए उसको एक स्पेशल इंग्रेडिएंट की जरूरत है जो कि इस सिटी में तो बिल्कुल भी नहीं मिलता। वो मिलता है जोसेन नाम की एक जगह पर। डामेन ने ये नाम पहली बार सुना है, किसी जगह पर कोई चीज बहुत ज्यादा स्पेशल हो, लेकिन इसके बावजूद भी उसके बारे में कुछ भी लोग जानते नहीं है। उस सिटी के बारे में लोग कुछ भी नहीं जानते, तो ये होना काफी मुश्किल है। वो सवाल करने लगता है कि सच में इस तरह की सिटी एग्जिस्ट कर सकती है। इस पे एंड्रयू कहता है, असल में ये एक फॉलन किंगडम है, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, मैंने अपने सपने में इसके बारे में देखा था। और अब इसी के साथ में एंड्रयू ने डामेन की 2 साल का जॉब दे दिया है। वो जरूर से अगला सवाल ये पूछता कि आपको इस बारे में कैसे पता। उसने पहले बता दिया कि मेरे को सपने में पता चला था। और इसके अलावा हर चीज के बारे में बताता है कि जो कुछ अब तक वो कर पा रहा है, मतलब लोग का इलाज करना, वो सब कुछ भी उसको एक सपने से पता चला है। डामेन ने इसके बारे में बेरू से पहले भी सुना था, लेकिन उसको इस बात में बिल्कुल विश्वास नहीं है। लेकिन उसको इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसको फर्क पड़ता है अपनी सैलरी से जो कि उसको टाइम टाइम मिलती रहेगी। और इसके बाद में एंड्रयू चाहे जो चाहे करे, वो कितने भी बहाने बनाए, कुछ भी चीज बोले, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। डामेन उसको विश्वास कर लेने वाला है। फिर इसके बाद में डामेन की तरफ से एक बहुत खतरनाक बात आती है, शायद से इसके बारे में एंड्रयू ने अभी तक सोचा नहीं था। वो बताता है कि जिस तरह की दवाई अभी वो क्रिएट कर रहा है, क्या उन दवाइयों को ये और भी लंबे टाइम तक बिना लाइसेंस से क्रिएट करते रहेंगे। और इसी के साथ में एंड्रयू का मुंह उतर जाता है। वो सवाल करने लगता है, लाइसेंस
क्या हमें इस टाइम पे लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी? इन दवाइयों को हम डायरेक्टली क्रिएट नहीं कर सकते? डामिन बोलता है बिल्कुल नहीं कर सकते, ये सारी दवाइयां ये बहुत ज्यादा हाई लेवल की है। आपके बताए हिसाब से कोई भी सुबह उठकर ऐसी दवाइयां बनाना शुरू नहीं कर सकता, प्रॉपर लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। आप तो प्रिंस है, इस वजह से ये सब कुछ कर पा रहे हैं, लेकिन कभी बाद में दिक्कत क्रिएट हो सकती है। और इसी के साथ में एंड्रू को लास्ट लाइन सुन के थोड़ी राहत मिलती है कि बाद में दिक्कत क्रिएट हो सकती है। मतलब अभी के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी काम जैसे सर्विस चलता रहेगा। फिलहाल के लिए अपनी नई दवाई जिसको वो अभी कुछ टाइम इन्वेंट करने वाला है, वो केवल उसी पर फोकस करने वाला है, वो डिसाइड करता है। यहाँ से एक लंबा सफर तय किया जाएगा, लेकिन दिक्कत की बात यह है यहाँ पर जो इनका मेन पॉइंट है, जिस जगह पर इनको जाना है उस जगह पर काफी सारे मॉन्स्टर्स रहते हैं। और ये बात बहुत ज्यादा फेमस है, सबके सब जानते हैं उस जगह के मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा खतरनाक है। असल में यहाँ पर क्रेमो सिटी की बात हो रही है। क्रेमो सिटी के पास में एक बहुत बड़ा समुद्र है और इस समुद्र के अंदर काफी सारे मॉन्स्टर्स पाए जाते हैं। एंड्रू यहाँ पर खुद से समुद्र के अंदर नहीं जाने वाला, वो जाने वाला है क्रेमो सिटी के अंदर। उस क्रेमो सिटी के अंदर अब वो लोग इतने विकसित हो चुके हैं कि खुद से मॉन्स्टर्स को पकड़ के लेके आते हैं और वहां पर उसका ऑक्शन किया जाता है। एंड्रयू उस ऑक्शन में जाना चाहता है उन मॉन्स्टर्स को वहां पे खरीदने के लिए। जब एंड्रयू इस बारे बात कर रहा होता है, ऐसे बात करते करते ये लोग रोड के पास में पहुंचते हैं। सामने की तरफ काफी सारे तांगे हैं और इनको देख के डामिन समझ जाता है इनको अभी ही वहां के लिए निकलना पड़ेगा, सफर शुरू हो चुका है। वो सवाल करने लगता है कि हम अभी जाने वाले हैं। एंड्रयू बोलता है हाँ बिल्कुल, वहां पर पहुंचना अभी के भी बहुत जरूरी है, हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। वैसे इस समय इस जगह पर 3 तांगे दिखाई दे रहे होते हैं। पीछे वाले तांगे के अंदर काफी सारे लोग बैठे हुए हैं और ऊपर की तरफ ये वुल्फ लेडी एनी है। मतलब एंड्रयू ने काफी सारे लोगों को तैयार किया है इस मिशन के लिए। मिशन थोड़ा सा खतरनाक होने वाला है और इसी के साथ में किसी को चिल्लाने की आवाज आती है। कुछ चिल्लाता कह रहा होता है कि आप मुझे यहीं पे छोड़ के जाने वाले हैं। और इसी के साथ में एंड्रयू परेशान हो जाता है। वो तुरंत डामिन से कहता है जल्दी इस तांगे की ओर बैठ जाओ, वो आने वाला है, हमें जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा। असल में यह बेरू की थी जो कि रोते हुए एंड्रयू की तो भाग रहा होता है। असल में एंड्रयू ने अपने सफर के बारे में बेरू को कुछ खास बताया नहीं है, लेकिन बेरू ने अपने आप ही समझ लिया है। वो रोते हुए उसके पीछे भाग रहा होता है और चिल्लाते हुए कहने लगता है क्या आप मुझे यहाँ पर छोड़ के जाने वाले हैं? एंड्रयू बोलता है हाँ बिल्कुल, तुम यहीं पे रुकोगे, तुम क्लिनिक को संभालोगे, क्योंकि तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है जो कि मेरी जगह पर इस क्लिनिक को संभाल सके। और इसी के साथ में 3 तांगे भागना शुरू कर देते हैं। वो सबके सब वहां से निकल चुके हैं और बेरू अभी केवल पीछे तो चिल्लाता रह जाता है। वो भी एंड्रयू के साथ जाना चाहता था लेकिन जा नहीं पाया। वैसे इस समय ये तांगा भी कुछ खास कमाल का नहीं है, मतलब बहुत कमाल का है। वैसे तो शाही तांगा है, लेकिन इसके अंदर कुछ अजीब चीजों को रखा गया है। इस समय डामिन अपनी जगह पे लेटा हुआ है और वो लेटे लेटे कहने लगता है ये तो बहुत ज्यादा आरामदायक है। एंड्रयू बोलता है बिल्कुल आरामदायक तो होना ही था, एक प्रिंस का तांगा है। इसके अंदर देखते हैं असल में ये तांगा 2 कब्रों से बना हुआ है। मतलब देखने में ऐसा लग रहा है कि 2 कब्रें रखी हुई है और दोनों बंदे आराम से उसके अंदर लेटे हुए हैं। और इसी तरीके से 8 दिन का एक लंबा सफर तय किया जाता है। एंड्रयू एक प्रिंस है, उसके लिए सफर बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है। ये सफर काफी कमाल का था। असल में क्रेमो सिटी तक कोई भी सड़क नहीं जाती, तो इनको स्टार्टिंग का सफर ऐसे तांगों के ऊपर, बाद में एक नाव पर और उसके दोबारा से तांगों के ऊपर सफर तय किया। और अभी इस समय ये मेन मेंशन तक पहुंच चुके हैं, काउंट क्रेमो के मेन मेंशन तक। इस समय एक बंदा बाहर की तरफ खड़ा होता है, एक पहरेदार टाइप कुछ है। वो सर तांगों को उसका बताओ देखता है और तुरंत उनसे कहने लगता है यहाँ पर गाड़ी को नहीं रोक सकते। और तभी एक बंदा उसको बताता है तुम जानते हो तुम किसको रोकने की कोशिश कर रहे हो, इस तांगे के अंदर है कौन? वो बंदा खसते हुए लगता है कौन है, क्या कोई क्राउन प्रिंस है? तभी क्राउन प्रिंस अंदर से दिखता है हाँ बिल्कुल मैं ही हूँ। और इसी के साथ में उस बंदे की हालत खराब हो जाती है। सच में अंदर साइड में क्राउन प्रिंस है। क्राउन प्रिंस मतलब यहाँ पर बहुत बड़ा लेवल है। असल में जो एंड्रयू है वो मैग्नेटो सिटी का प्रिंस है और मैग्नेटो सिटी के अंडर में आते हैं फ्रंटियरा सिटी और क्रेमो सिटी। तो वो इस तरीके से यहाँ का भी प्रिंस हुआ। यहाँ की किंग्स ज्यादा वैल्यू है उसकी खुद की। और अब इसके बाद में एंड्रयू के यहाँ पर पहुंचने की खबर जल्दी से मैग्नेटो सिटी के मेयर को दी जाती है। वो बूटे से बावला हो जाता है कि क्या सच में क्राउन प्रिंस खुद से इस जगह पर आए। वो भागते हुए गेट के पास से पहुंचता है। तब तक एंड्रयू अंदर पहुंच चुका है अपने सारे बॉडीगार्ड के साथ में। मेयर को पूछने लगता है आपको क्या चाहिए, आपको किस तरह कोई दिक्कत तो नहीं हुई, आने से पहले बताना चाहिए था, हम सारी तैयारी करके रखते। इस पर एंड्रयू पहले उसको शांत करता है और फिर उसको सही काम न करने के लिए कहता है। मतलब जो कुछ भी वो सब कुछ एंड्रयू खुद से कर लेगा, इस मेयर को बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद में ये मेयर अपनी तरफ से कुछ नए गार्ड्स को एंड्रयू की सेवा में ऐड करने की परमिशन मांगने लगता है, लेकिन एंड्रयू ने इस बात के लिए साफ न कर दिया है क्योंकि वो पहले अपने साथ में एक बहुत बड़ी फौज लेके आए। काउसर, वेयरवुल्फ, डामिन तो है ही और इसके अलावा वो लड़की एनी भी मौजूद है, तो किसी और गाड़ी की कोई भी जरूरत नहीं है। असल में एंड्रयू को यहाँ पर किसी भी तरीके से इस मेरा किसी भी तरह कोई ऑब्जेक्शन नहीं चाहिए। वो नहीं चाहता वो यहाँ पर जिस भी काम के लिए आए उसके बारे में किसी और को कुछ पता चले। और इस तरीके से कुछ मिनटों की बात के बाद में एंड्रयू अपने रास्ते निकल जाता है और वही मेयर अपने सारे लोगों से कहने लगता है जल्दी से पूरे मार्केट को खाली करा दो, हम चाहते हैं केवल वहां पर केवल दुकान दिखाई दे, कोई भी नॉर्मल बंदा दिखाई नहीं देना चाहिए। एंड्रयू की इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता। असल वो जिस जगह पे जाने वाला है वहां की भीड़ किसी तरह से वहां से निकाल नहीं सकते। वो जाने वाला है ऑक्शन हाउस के अंदर, यहाँ पर काफी सारे लोग मौजूद होते हैं। असल में सब जगह पर एकदम शांति छाई हुई है। नॉर्मली ऑक्शन हाउस के अंदर सबसे चिल्ला रहे होते हैं, अपनी कीमतें बता रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर लकड़ी के कत्थों के ऊपर उन चीजों को लिखा गया है।
असल में जो मॉन्स्टर है उसको एक जाले के अंदर रखा गया है और अगर ज्यादा शोर मचाया गया तो उस मॉन्स्टर को होश आ सकता है। और इस तरीके से दर्शकों के सामने मॉन्स्टर को होश में आ जाना, उसको चिल्लाना शुरू कर देना, ये थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है। इसलिए सब कुछ एकदम शांति से हो रहा है और सब लोग इसे बहुत ज्यादा घबराए हुए भी है। उनके मुंह से आवाज निकल रही। एंड्रू की जगह पर एंट्री होती है। वो भी ये देख रहा होता है कि किस तरह से एकदम खामोशी पर सारा काम हो रहा है। वो अपने सारे लोगों के साथ में इस जगह पहुंचा है। इसके बाद में एंड्रू बड़े आराम से अपनी सीट पर बैठ चुका है। जो मॉन्स्टर की भी बिक्री चल रही थी वो 5000 में सोल्ड हो गया। इसके बाद में कुछ और मॉन्स्टर्स आते हैं और लगातार बिकते जाते हैं। एंड्रू के इनमें से किसी मॉन्स्टर को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। उसका इंटरेस्ट है केवल मेनोटोर के ऊपर। असल में मेनोटोर एक मॉन्स्टर है, एक सांड जैसा मॉन्स्टर। वो बिल्कुल उस चीज का इंतजार कर रहा होता है। लगभग ऑक्शन खत्म होने का आ चुका है। एंड्रू को लग रहा होता है शायद से मेनोटोर मॉन्स्टर आज ऑक्शन में नहीं है, लेकिन तभी चमत्कार होता है। एक बड़ा सा जाल उस जगह पर आता है जिसके अंदर एक बहुत बड़ा मेनोटोर है। ये नॉर्मल मेनोटोर से भी कई ज्यादा गुना बड़ा है। और क्योंकि ये एक स्पेशल मॉन्स्टर है, एक हाईलाइट मॉन्स्टर, इसलिए इसको होश में रखा गया है। जैसे यहाँ पर इस जगह पहुंचता है जोर जोर चिल्लाना शुरू कर देता है। उसके चिल्लाने के कारण पूरी जगह एकदम गूंजना शुरू कर देती है। इसी वजह से सबके सब समझ चुके हैं ये एक स्पेशल मॉन्स्टर है और जरूर से इसकी एक ऊंची बोली लगने वाली है। जो होस्ट इस जगह पर होता है वो भी ये सब कुछ चिल्ला रहा है। ये आज का हमारा हाईलाइटेड मॉन्स्टर है। ये है एक मेनोटोर टॉप कंडीशन का। वैसे इस समय एंड्रू भी एकदम पागल से हो चुका होता है। वो बहुत ज्यादा खुश है। उसको जो मॉन्स्टर चाहिए था फाइनली वो मॉन्स्टर उस जगह पर आ चुका है। वो किसी भी कीमत पर इस मॉन्स्टर को अपने साथ में लेके जाना चाहता है। 8 दिन का लंबा सफर केवल इस एक मॉन्स्टर के लिए तय किया गया है। और अब इसके बाद बोली शुरू होती है और बोली का जो पहला अमाउंट है वह ये 50,000 मैगन का, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। अब तक जितने मॉन्स्टर्स आए थे वो सबके सब 10,000 पे निपट गए थे। मतलब 10,000 सबके सब बिक गए और इसकी पहली बोली 50,000 की लगाई गई है। और इसी के साथ में एंड्रू की हालत खराब हो जाती है। वो सोच के बैठा था कि किसी भी कीमत पर इस मेनोटोर को अपने साथ में लेके जाएगा, लेकिन पहली बोली सुनकर ही उसकी हालत खराब हो चुकी है। 50,000 मैगन, ये तो बहुत ज्यादा होता है। और इस पे डायमंड पूछने लगता है वैसे हमारे पास में कितने पैसे हैं। एंड्रू बताता है 1 लाख मैगन है, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है ये कीमत जरूर से 1 लाख के ऊपर जाने वाली है, क्योंकि आगे की तरफ लगभग 3-4 लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिनको जरूर से इसके अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। उनकी आंखें चमक रही है। वो जरूर से मेरे साथ में कम्पीट करने वाले हैं इसके लिए। और इसके अलावा एंड्रू के दिमाग में एक और बात चल रही होती है। असल में उसके पास में जो 1 लाख मैगन है वो बहुत ज्यादा है। अपने पूरे पैसे को वो यहाँ पर इस जगह पर केवल एक मॉन्स्टर पे खर्च नहीं कर सकता। अगर उसने पूरा पैसा खर्च कर दिया तो खुद के खर्चों के लिए ज्यादा पैसे बचेंगे नहीं। उसे किसी तरीके से इस मॉन्स्टर की वैल्यू कम रखना पड़ेगा और इस बोली को सस्ते में जीतना होगा।